हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 84, जिसके अंदर अपन वेव थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। अगर बच्चों अब तक के अपन लेक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज वेव, तरंग क्या होती है। उसके बाद में तरंग का क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण मैंने आपको समझाया था। और इसके बाद में मैंने आपको समझाया था तरंग की चाल। तरंग की चाल मैंने आपको पढ़ाई थी। फिर उसके बाद में उससे पहले अगर अपन तरंग की चाल से पहले अगर अपन बात करें तो तरंग है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको समझाया था। और किसी भी समतल परगामी तरंग का समीकरण मैंने आपको लिखना सिखाया था, ठीक है ना। और उसके बाद में समतल परगामी तरंग के निर्माण इसका जो समीकरण है, इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी तरंग का अगर आपको स्क्रीनशॉट दे रखा है तो उसका इक्वेशन अपन किस प्रकार से लिखते हैं, और कण है उसका वेग अपन किस प्रकार से निकालते हैं, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। और फिर उसके बाद में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना, और उसके बाद में इंटरफेरेंस मैंने आपको फिनिश करवा दिया था। और पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने तरंगों का परावर्तन और पारगमन ये भी फिनिश करवा दिया था। तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको अपरगामी तरंगे। और आज के पूरे लेक्चर में जो अपरगामी तरंगे वही चलती जाएगी भी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अपरगामी तरंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरे को पर्सनली वेव थ्योरी से दो इक्वेशन बनाने को मिले तो एक तो मैं ऑब्वियसली डॉपलर इफेक्ट से बनाऊंगा और एक मैं टॉपिक लूंगा अपरगामी तरंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। एक एक चीज़ों को अपन ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डालते हैं अपन अपरगामी तरंगे। नाम से पता चलता है स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। हाँ भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टैंडिंग नाम। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है अभी खड़ा होना। जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरा वेग है वो कितना है अभी 0 है। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है अभी रुकना, रुका हुआ। ये एक ऐसी वेव होती है जो रुकी हुई होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं होती है, संचरित नहीं होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। तो इस तरंग को अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बोलते हैं अभी। तो ऑब्वियसली इसका वेग है वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं अपन आगे। तो क्या होती है अपरगामी तरंग, क्या होती है, यदि दो इसके लिए विपरीत दिशा में गतिशील दो पूर्णतया समान, पूर्णतया समान का मतलब क्या होता है अभी, आयाम समान होना चाहिए, ओमेगा समान, एन समान, टी समान, वी समान, लेमडा समान, के समान। ये सब कुछ क्या होना चाहिए, तरंगों का समान होना चाहिए भी। तो विपरीत दिशा में गतिशील दो पूर्णतया समान, यानी ऐसी तरंगे जिनका आयाम, ओमेगा, आवर्ती, आवर्तकाल, वी, लेमडा, एन, के सब कुछ सेम होना चाहिए। केवल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो दो पूर्णतया समान परगामी तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है, ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को बताओ, दो तरंगे चाहिए। कितनी तरंगे चाहिए, दो। और दोनों तरंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चलनी चाहिए, और बाकी इन सब का सब कुछ सेम होना चाहिए भी। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या ये तरंगे किसी प्रकार की ऊर्जा का संचरण करती है क्या, ऊर्जा का संचरण करती है क्या, ये नहीं।
तो ऑब्वियसली इन तरंगों की जो चाल है, इन तरंगों का जो वेग है वो कितना प्राप्त होता है आपको, 0 प्राप्त होता है। ठीक है ना। और जो अपरिगामी तरंग है, इनको निर्मित होने के लिए अपने को बंद माध्यम की आवश्यकता होती है, बाउंडेड मीडियम। ठीक है ना। तो इन तरंगों के निर्माण के लिए बंद माध्यम की आवश्यकता होती है भी। ठीक है ना, इन तरंगों के निर्माण के लिए। ओके, अब ध्यान से देखना, देखो जब ये तरंगें निर्मित होती है तो आपको कुछ तरंगें ऐसी, कुछ बिंदु आपको ऐसे प्राप्त होते हैं जो हमेशा माध्य स्थिति पर ही रहते हैं, यानी ये कभी भी कंपन नहीं करते, हमेशा मीन पोजीशन पर रहते हैं। तो इन सारे के सारे पार्टिकल्स की पोजीशंस को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। और कुछ पार्टिकल्स आपके पास ऐसे होते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर स्थित माध्यम के कणों का जो आयाम है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। इन स्थितियों को अपन क्या बोलते हैं, एंटीनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीनोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको बताता हूं मैं नोड। नोड का मतलब क्या होता है, अभी निष्पंद, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन। निष्पंद किन स्थितियों को बोलते हैं, वे स्थितियां जहां पर माध्यम के कण हमेशा माध्य स्थिति पर रहते हैं, यानी ये वाइब्रेशन नहीं करते हैं। तो वे स्थितियां जहां स्थित कण हमेशा माध्य स्थिति में रहते हैं। और नोड के बाद में एक होता है एंटीनोड। एंटीनोड का मतलब क्या होता है अभी, प्रस्पंद। तो प्रस्पंद क्या होती है भी, वे स्थितियां जहां स्थित कण अधिकतम आयाम के साथ दोलन करते हैं भी। तो बात सुना भी, नोड होते हैं वहां पर स्थित माध्यम के कण तो हमेशा मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति पर रहते हैं, यानी अपनी माध्य स्थिति को बिल्कुल छोड़ते नहीं, हिलते भी नहीं है। और जो एंटीनोड होते हैं उस पर स्थित माध्यम के कण अधिकतम आयाम के साथ में दोलन करते हैं, यानी माध्य स्थिति से चरम स्थिति, वापस माध्य, चरम माध्य, इस प्रकार से यूं दोलन करते रहते हैं भी। ठीक है ना। तो इन स्थितियों को अपन क्या बोलते हैं, प्रस्पंद या एंटीनोड बोलते हैं। अब यदि इन तरंगों का अपन डायग्राम बनाते हैं तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, देखो ध्यान से। जैसे मान के इसलिए ये आपके पास कोई भी एक रस्सी है, ठीक है ना, और इधर की तरफ आपने किसी दृढ़ सिरे से इसको बांध रखा है ना। अब इसके अंदर मैं तरंग का निर्माण करने वाला हूं, देखो अपरिगामी तरंग का निर्माण। अपरिगामी तरंग के निर्माण के दौरान आपको कई सारे लूप प्राप्त होते हैं, कई सारे इस प्रकार से खंड प्राप्त होते हैं, देखो ध्यान से। ये खंड प्राप्त होते हैं आपको इस प्रकार से कई सारे। तो एक तो आपको ये लूप प्राप्त हो गया, एक ये लूप प्राप्त हो गया, ये इस प्रकार से आपको कई सारे लूप प्राप्त होते हैं भी। ठीक है। अब देखो यहां पर ये मैंने जो बीच में लाइन बनाई, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, रस्सी हो जाएगी, कोई भी स्ट्रिंग हो जाएगी। और यहां पर ये जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई है, ये क्या हो जाएगी भी, ये पार्टिकल की चरम स्थितियां हो जाएगी भी। ठीक है ना।
तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है ये हमेशा कहाँ पर रहता है, अभी यहीं पे रहता है। ये वाला पार्टिकल हमेशा यहीं पे रहता है, ये वाला पार्टिकल हमेशा यहीं पे रहता है, ये हमेशा यहीं पे रहता है, और ये हमेशा यहीं पे रहता है। तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं भाई, नोड। इस स्थिति को भी अपन क्या बोलते हैं, नोड। इस स्थिति को भी अपन क्या बोलते हैं, नोड। इस स्थिति को भी अपन नोड बोलते हैं, और इस स्थिति को भी अपन क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है ना। अब देखना ना, ऐसे देखो, जैसे मान के इसलिए ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये अभी माध्य स्थिति पर है, यहाँ तक जाएगा और फिर उसके बाद में मतलब इस पथ पर गति करेगा, यानी इसकी जो कंपन का आयाम है वो क्या भी अधिकतम, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी नोड। इसी प्रकार से इसको भी अपन क्या बोलते हैं भाई, एंटी नोड। इसी प्रकार से इसको भी अपन क्या बोलते हैं भाई, एंटी नोड। और इसी प्रकार से इसको भी अपन क्या बोलते हैं भाई, एंटी नोड। ठीक है ना। तो ये नोड हो गए। नोड वो स्थितियां होती है जहां पर स्थित माध्यम के कण कभी भी दोलन नहीं करते हैं, और एंटी नोड वो स्थितियां होती है जहां पर स्थित माध्यम के कण अधिकतम आयाम के साथ में दोलन करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, एक लूप की बात करें तो एक लूप कहां से कहां तक होता है भाई, एक लूप देखो ये नोड रहा और ये नोड रहा, तो नोड से नोड की दूरी ये क्या होती है भाई, एक लूप होता है। ठीक है ना। तो एक लूप बराबर होता है आपके पास है नोड से नोड की दूरी, ये एक लूप होती है। और एक लूप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बताओ भाई, एक लूप हो गया तो ये तो आधी तरंग हो गई ना, तो आधी तरंग की लंबाई कितनी होती है, λ/2 होती है। तो बराबर क्या होता है आपके पास है, λ/2 हो जाएगा भी। अब यदि एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी या नोड से नोड की दूरी निकालोगे तो कितने देगी आपके पास है, λ/2। नोड से एंटी नोड की दूरी कि एंटी नोड से नोड की दूरी ये कितना देगी, λ/4 हो जाएगी। तो एंटी नोड से नोड की दूरी ये कितना देगी आपके पास है, λ/4 हो जाएगी। ठीक है। अब सुनो, नोड पर जो आयाम होता है वो क्या होता है अभी, 0, और एंटी नोड पर आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि नोड पर आयाम बराबर 0 और एंटी नोड पर आयाम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यदि अपन नोड से एंटी नोड जाते हैं तो आयाम बढ़ता है, और इसी प्रकार से अगर अपन एंटी नोड से नोड की तरफ जाते हैं तो आयाम क्या होता है, घटता है भी। अपन देख सकते हैं कि नोड से एंटी नोड की तरफ जा रहे हैं तो आयाम बढ़ रहा है, और एंटी नोड से नोड की तरफ जा रहे हैं तो आयाम क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद में देखना, देखो ध्यान से, मतलब क्या मतलब वो एक लूप बना के बताता हूं आपको मैं, एक लूप को बड़ा करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये एक लूप हो गया अभी। तो यहां पे ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया अभी, एंटी नोड हो गया। ठीक है ना। तो ये वाला पार्टिकल तो हमेशा समाधि स्थिति पर रहता है। अगर इस वाले पार्टिकल की गति का पथ अपन देखते हैं तो इस पार्टिकल की गति का पथ ये हो जाएगा अभी, यानी ये वाला जो पार्टिकल है ये इस प्रकार से ये यहां से यहां तक जाता है, यहां तक आता है, फिर यहां तक जाता है, फिर यहां तक आता है, यानी इसका जो आयाम है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनोगे ना, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। इसी प्रकार से ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो पथ है वो यहां से इसके बीच में, इस पार्टिकल का जो पथ है वो इससे इसके बीच में होता है, इस पार्टिकल का पथ इससे इसके बीच में होता है। इसी प्रकार से देखो, देखो ध्यान से, इस वाले पार्टिकल का आयाम थोड़ा सा कम हुआ, इसका थोड़ा सा और कम हुआ, इसका और कम हुआ, इसका कितना हो गया, अभी 0 हो गया।
यहां पे इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, नोड, इसको मैंने एंटी नोड बोल दिया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं भाई, नोड बोल सकता हूं, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। अब दो क्रमागत नोड होते हैं, इनके बीच में बहुत सारे पार्टिकल है भाई, सारे के सारे पार्टिकल्स का आयाम तो क्या भी अलग अलग है, बट फिर भी सभी कणों को अपना एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय बराबर होता है। तो सभी कणों के लिए, सभी कणों के लिए जो ओमेगा एन और टी है वो तो क्या होता है, समान होता है, और कण का जो अधिकतम वेग है ये क्या होता है आपके पास, वी मैक्स बराबर ए ओमेगा। सभी कणों का ओमेगा तो सेम हो गया ना, तो अपन जानते हैं कि वी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, ए होता है। तो आयाम अधिकतम किसका होता है, एंटी नोड का, तो एंटी नोड वाले कण का अधिकतम वेग भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नोड होता है ना, उस पर स्थित जो कण है उसका आयाम कितना होता है, जीरो होता है, तो अधिकतम वेग भी कितना होता है इसका, जीरो होता है, ये हमेशा रेस्ट में रहता है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में एक बात और बताता हूं मध्योदान से, देखो दो क्रमागत नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं इन सब के कंपन की कला समान होती है, यानी ऐसा देखा जाता है कि इस नोड और इस नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल एक साथ माध्य स्थिति पर आते हैं, एक साथ नेगेटिव चरम स्थिति पर जाते हैं, एक साथ वापस माध्य स्थिति पर आते हैं, और एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाते हैं, यानी सारे के सारे कण होते हैं वो समान कला में होते हैं। तो अपन बात कर सकते हैं कि नोड दो क्रमागत नोड्स के मध्य स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं। और कोई भी जैसे मान के चलेगा ये वाला नोड है, इस नोड के इधर के पार्टिकल और इधर के पार्टिकल को देखोगे तो एक नोड के इधर वाले पार्टिकल है ये तो ऊपर जा रहे हैं और इधर वाले पार्टिकल है वो नीचे जा रहे हैं। तो किसी नोड के दोनों तरफ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विपरीत कला में कंपन करते हैं। तो किसी नोड के दोनों ओर के कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, देखो अपरगामी तरंगों के बारे में मैंने आपको जितनी सारी बातें बताई इन सारी की सारी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लें, सीख लें। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि ये जो मैंने अभी जो बोर्ड कंप्लीट किया है इसका एक बार जो वीडियो है इसको आप पीछे करके दोबारा से इसको देख लें भाई, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लें वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। वीडियो को रोक के वापस पीछे करके इसको एक बार दोबारा से देख लें भाई, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें दिमाग में आपके बैठेगी ना तभी आपको आगे का जो सीन है वो क्लियर होगा भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट करें अच्छे से। तो देखिए बच्चों अपरगामी तरंगे क्या होती है ये मैंने आपको सिखाया है। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपरगामी तरंगे निर्मित होती है, इसका जो गणितीय विश्लेषण है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो अपरगामी तरंगों का गणितीय विश्लेषण, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना, देखो अपरगामी तरंगे इसके निर्मित होने के लिए अपने को दो पूर्णतः समान परगामी तरंगे चाहिए विपरीत दिशा में चलती हुई, और विपरीत दिशा में गतिशील दो पूर्णतः समान परगामी तरंगे कैसे प्राप्त की जा सकती है, परावर्तन के द्वारा। तो जो आपके पास है अपरगामी तरंग है इसके निर्माण के लिए दो पूर्णतः समान परगामी तरंगे चाहिए
और पूर्णतः समान प्रगामी तरंगें किससे प्राप्त की जा सकती है? परावर्तन से। और परावर्तन कितने टाइप का होता है? भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विरल माध्यम से परावर्तन, और एक होता है सघन माध्यम से परावर्तन। तो ध्यान से देखना, तो एक तो होता है विरल माध्यम से परावर्तन, एक होता है सघन माध्यम से परावर्तन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं विरल माध्यम से परावर्तन। तो फर्स्ट परावर्तन किससे? पूर्ण परावर्तक सतह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं विरल माध्यम से परावर्तन। तो देखिएगा, विरल माध्यम से परावर्तन, इसके अंदर अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो आपती तरंग है वो आपके पास हो जाएगी वाई आई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वाई रिफ्लेक्टेड बराबर, आयाम तो एक का ए रहेगा, साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है के एक्स, इसकी जगह प्लस का के एक्स हो जाएगा अभी। तो यहां पर इसकी जो संचरण की दिशा वो तो विपरीत हो जाती है, बट किसी प्रकार का कलांतर उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में से अगर अपन कुल विस्थापन की बात करते हैं तो y बराबर क्या होता है आपके पास वाई आई प्लस क्या हो जाएगा आपके पास वाई आर, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं इसको, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में के एक्स हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस का ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, प्लस का ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, और प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। तो यहां पे दो से माइनस का ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस का ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। भाई ये मैंने एक्सपेंड कर दिया, साइन ए माइनस बी क्या होता है आपके पास है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो यहां से आपके पास वाई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये आपके पास y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2a cos के x, इसको अपन बोलेंगे r बोल देंगे। तो ये आपके पास r sin ओमेगा t बन जाएगा अभी, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास जो r है, ये तो क्या बन जाएगा आपके पास जो परिणामी तरंग है वो, ये देख लो चाहे ये देख लो, ये तो जाइए आपके पास परिणामी तरंग का समीकरण। और r बराबर क्या होता है आपके पास 2a cos के x, ये आपके पास हो जाएगा परिणामी आयाम। और जो आपके पास परिणामी आयाम है ना r, वो देखो ध्यान से, वो फंक्शन होता है किसका भी x का। इसका मतलब ये हुआ कि r वो किस पे डिपेंड करता है, अभी परिणामी आयाम x पे डिपेंड करता है। मतलब x की अलग अलग वैल्यू पे जो परिणामी आयाम है वो आपको अलग अलग प्राप्त होता है। और अपरिगामी तरंग की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि अलग अलग पोजीशन पर आयाम क्या होता है अभी अलग अलग होता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पे आयाम 0 होता है, उनको अपन नोड बोलते हैं, और कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर आयाम आपको अधिकतम प्राप्त होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है ना। नोड से एंटी नोड जाने पर आयाम है उसमें बढ़ोतरी होती है, और एंटी नोड से नोड जाने पर आयाम में घटोतरी होती है, ठीक है बच्चों, ये बात होगी भी। तो r बराबर क्या देगा आपके पास 2a cos के x हो गया। अब यहां पर अपन पुट करते हैं r बराबर 2a cos
के को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 2π/λ इंटू क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन पुट करते हैं x बराबर 0, इसके बाद में λ/2, इसके बाद में लैम्डा, इसके बाद में 3λ/2 एंड सो ऑन। अगर ये अपन पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो kx बराबर x 0 पुट कर दोगे तो cos 0, λ/2 पुट कर दोगे तो λ/2, तो आपके पास में 2 से 2 कट गया, cos पाई कितना होता है -1 होता है। तो इस स्थिति में आपके पास में जो cos kx है वो या तो क्या होता है आपके पास में +1 और या होता है -1 होता है। तो इस स्थिति में आपके पास में जो आयाम है r है वो कितना होता है भाई, वो होता है आपके पास में 2a। और आयाम क्या होता है भाई, मैक्सिमम, और मैक्सिमम आयाम कहाँ पर बनता है बताओ, ये बनता है आपके पास एंटी नोड पर। कहाँ पर बनता है, एंटी नोड पर। तो देखना ऐसे देखो x बराबर 0, λ/2, λ 3, λ/2, ये अगर आप पुट कर दोगे ना तो इस स्थिति में cos kx बराबर +-1 हो जाएगा, यानी सीधी सी बात है cos kx इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो परिणामी आयाम है या तो भाई +-2a होता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल भाई आयाम तो प्लस में देखते हैं अपन, यहाँ पे माइनस के साइन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, आयाम r बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और आपको पता है कि अधिकतम आयाम अपने को कहाँ पर प्राप्त होता है, एंटीनोड की स्थिति पर। कहाँ पर प्राप्त होता है, एंटीनोड की स्थितियों पर। और एक चीज अपन और देख सकते हैं कि x बराबर 0 ये कहाँ पर होता है, ये होता है एंड पोजीशन पे होता है, सिरे पर होता है। ये कहाँ पर होता है, सिरे पर। तो यहाँ पे सिरे पर क्या बनता है, एंटीनोड बनता है। आप x बराबर 0 फुट करके देख लो, अगर आपको आयाम अधिकतम प्राप्त हो रहा है यानी एंटीनोड बन रहा है, तो इसका मतलब जो परावर्तन है वो किससे हो रहा है, विरल माध्यम से हो रहा है अभी। तो विरल माध्यम से परावर्तन की खास बात यही होती है। और इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं x बराबर, ये आपके पास है λ/4, इसके बाद में 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन। तो अपन पुट कर रहे हैं इसके अंदर λ/4 π/2, cos π/2 कितना होता है 0। तो इस स्थिति में cos kx बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ पर आपके पास r बराबर भी क्या होता है 0, यानी आयाम क्या होता है मिनिमम। और आयाम अपने को मिनिमम कहाँ पर प्राप्त होता है, नोड पर प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है, नोड पे, ठीक है ना, ये चीज़। तो इन बातों को नोट करें। फिर उसके बाद में मैं जो सघन माध्यम से परावर्तन से जो अपरिगामी तरंगें निर्मित होती है वो समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, विरल माध्यम से परावर्तन अपन ने करवा के देख लिया और अपन ने पाया कि अगर परावर्तन विरल माध्यम से होता है तो इस स्थिति में सिरे की स्थिति पर जो पार्टिकल है वो अधिकतम आयाम के साथ में कंपन करता है, यानी x बराबर 0, यानी सिरे की स्थिति पर क्या बनता है, एंटीनोड बनता है, ठीक है ना। अब अपन सघन माध्यम से परावर्तन करवाते हैं। तो सेकंड, सघन माध्यम से परावर्तन द्वारा किस प्रकार से अपरिगामी तरंगों का निर्माण होता है। आपती तरंग ये आपके पास हो जाएगी a sin ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है kx। परावर्ती तरंग वो आपके पास है माइनस का a sin ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है kx हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो भी अपोजिट हो जाएगी, और साथ में माइनस का साइन आएगा, इसका मतलब कला भी विपरीत हो जाती है, यानी पाई का कलांतर आ जाता है। पहले बता चुका आपको मैं। जो परिणामी तरंग होती है y बराबर वाई आई प्लस क्या होता है आपके पास वाई आर बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आपके पास a, ये हो जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास के एक्स हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस का a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, और इसके बाद में माइनस a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। यह बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना, देखो a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस का a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये कट जाएगा। तो यहां से आपके पास है y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस का a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 2a
साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या इसको अपन लिख सकते हैं y बराबर आर कॉस ओमेगा टी। ये तो आपके पास समझ जाएगी परिणामी तरंग, और जो परिणामी तरंग बनती है वो कौन सी बनती है, वो बनती है अपरगामी तरंग बनती है। एक्चुअली अपरगामी तरंग कौन सी होती है, इन दोनों परगामी तरंगों की अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो परिणामी तरंग बनती है वो अपरगामी तरंग होती है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास जो आर है, आर क्या हो जाएगा अभी 2a साइन के एक्स, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं परिणामी आयाम। और यहां पर भी अपन देख सकते हैं कि जो आर है वो एक्स का फंक्शन है, यानी अलग अलग स्थितियों पर आपके पास में जो आयाम है वो आपको अलग अलग प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, यदि x बराबर कितना देगा आपके पास है 0, लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। इस स्थिति में आपके पास जो kx है वो कितना देगा, भी कितना पुट कर देंगे, x बराबर 0 पुट कर देंगे, तो x बराबर 0 पुट कर दिए, आपके पास में कितना हो जाएगा kx बराबर 0 और साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 0, तो आपके पास में साइन kx बराबर सीधा साइन kx ही निकाल दो ना, साइन kx बराबर कितना हो जाएगा 0, तो परिणामी आयाम भी कितना हो जाएगा 0, मतलब मिनिमम, मतलब क्या बनता है, नोड बनता है। अब तो x बराबर 0 कहां पर होता है, सिरे पर, तो सिरे पर क्या बनता है बताओ, सिरे पर बनता है नोड बनता है, क्या बनता है, नोड बनता है, ठीक है ना। इसके बाद में यदि आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4 एंड सो ऑन, तो इस स्थिति में आपके पास जो साइन की एक्स है वो कितना देगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो आर आपके पास क्या हो जाएगा 2a, ये आपके पास मैक्सिमम, और यहां पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, क्या बनता है, एंटी नोड। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज सीखने को मिली है, एक चीज समझने को मिली है कि अगर जो परावर्तन है वो विरल माध्यम से होता है तो इस स्थिति में सिरे की स्थिति यानी x बराबर 0 पर एंटी नोड बनता है, और यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो इस स्थिति में सिरे की स्थिति पर यानी एंड पोजीशन पर नोड देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, नोड देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो अगर x बराबर 0 फुट करोगे, आपको जो विस्थापन है वो अधिकतम प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब परावर्तन किससे हो रहा है भाई, सघन विरल माध्यम से, और यदि आपको जो विस्थापन है वो 0 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब परावर्तन किससे हो रहा है, सघन माध्यम से हो रहा है भाई, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी होती है, ओके। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो जैसे y बराबर a साइन, इसके बाद ओमेगा टी माइनस का के एक्स या ओमेगा टी प्लस का के एक्स, ये तो आपके पास में क्या होती है, परगामी तरंग होती है, क्या होती है, परगामी तरंग होती है भाई। और इसी प्रकार से y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में से 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। आप देख लेना कि के एक्स है वो तो अलग लिखा हुआ है, यहां पर जो ओमेगा टी है वो अलग लिखा है, यहां पर ओमेगा टी और के एक्स दोनों एक साथ लिखे हैं, प्लस माइनस में लिखे हुए। तो अगर ओमेगा टी और के एक्स दोनों एक साथ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब तरंग कौन सी हो जाएगी बताओ, परगामी तरंग, प्रोग्रेसिव वेव। अगर के एक्स और ओमेगा टी अलग अलग लिखे हुए हैं इसका मतलब तरंग कौन सी हो जाएगी, अपरगामी तरंग हो जाएगी। इस प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं तो ध्यान से, ये तो क्या देगी आपके पास बताओ, परगामी या अपरगामी तरंग। जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, y बराबर 0.6 साइन 10 पाई x
कॉस दो सौ पाई टी, ये बात हो गई भी। ये आपके पास है साइन के एक्स हो गया और ये कोस ओमेगा टी हो गया। तो के एक्स अलग जगह लिखा हुआ है, ओमेगा टी एक जगह लिखा हुआ है, अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इस स्थिति में इस तरंग को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये आपके पास हो जाएगी अपरिगामी तरंग। अपरिगामी तरंग। तो यहां पर सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास है क्या देगा 2a। तो 2a बराबर कितना देगा 0.6। तो a बराबर कितना देगा आपके पास है 0.3 मीटर। ये तो आयाम आ गया। इसके बाद में के एक्स बराबर कितना देगा आपके पास है 10 पाई एक्स। तो के बराबर कितना देगा 10 पाई। तो के बराबर कितना होता है आपके पास है 2 पाई बटे लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास है 10 पाई। पाई से अपन पाई को काट देंगे तो लेमडा बराबर कितना देगा 2/10 यानी 0.2। तो सोल्व करने पर आपके पास है लेमडा बराबर कितना देगा 0.2 मीटर। इसके बाद में से ओमेगा बराबर कितना देगा, ओमेगा बराबर भाई कोस ओमेगा टी, तो ओमेगा बराबर कितना देगा 200 पाई। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 200 पाई और ओमेगा बराबर कितना था 2 पाई इंटू एन। तो यहाँ से आपके पास एन बराबर कितना देगा 100 हर्ट्ज। ये आपके पास आवृत्ति होगी, ठीक है ना। इसके बाद अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है एन इंटू लेमडा होता है। क्या होता है v बराबर एन इंटू लेमडा। तो v बराबर एन इंटू लेमडा। तो एन तो कितना देगा आपके पास 100 और लेमडा कितना देगा आपके पास बताओ। लेमडा कितना है तो अपने पास है 0.2। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें हो गई भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है एक अपरिगामी तरंग है, इसके अंदर x 0 पुट करो, ये आपने x 0 पुट किया तो 10 पाई x ये पूरा 0 हो गया, साइन 0 हो गया। अपन जानते हैं साइन 0 बराबर क्या होता है 0 होता है। और 0 को अगर इस कोस 200 पाई टी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी विस्थापन आपको कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर 0 पुट करने पर अगर आपको विस्थापन 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो तरंग है वो अपरिगामी तरंग तो क्या है ही, बट यहाँ पे जो परावर्तन है वो किससे हो रहा है भाई, वो परावर्तन हो रहा है सघन माध्यम से। किससे हो रहा है, सघन माध्यम से। अब बात सुना भी, ये जो अपरिगामी तरंग बन रही है, इस अपरिगामी तरंग के निर्माण के लिए आपने जो दो परगामी तरंगे काम में ली है, उन परगामी तरंगों का आयाम ये होगा, इसके बाद में लेमडा ये होगा, आवृत्ति ये होगी, और साथ में उनका वेग कितना होगा अभी 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 मीटर पर सेकंड किसका वेग है, उन दो परगामी तरंगों का वेग है जिनके अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप अपरिगामी तरंग का निर्माण हुआ है। अगर आपको इस अपरिगामी तरंग का वेग पूछे तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपरिगामी तरंग का वेग कितना होता है 0 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इन बातों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखना, देखो बच्चों, तो अपरिगामी तरंग ये एक परिणामी तरंग होती है जो किसी भी दिशा में संचरित नहीं होती, अपने स्थान पर फैलती सिकुड़ती रहती है, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग। तो अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग, अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग किसके अंदर बनेगी भाई, इसको अपन देख सकते हैं दो दृढ़ सिरों के मध्य स्थित रस्सी में अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग। तो देखना ध्यान से, देखो क्या प्रमाण किस लिए का आपके पास है दो दृढ़ आधारों के बीच में एक रस्सी है, उस रस्सी को आपने इस प्रकार से यूं तान रखा है, ये रस्सी है। यहां पर ये क्या भी, ये भी दृढ़ है, इस कारण से यहां पर क्या बनेगा नोड, और ये भी दृढ़ है तो यहां पर भी क्या बनेगा भी नोड बनेगा।
दो नोड के बीच में आपको कम से कम एक एंटी नोड तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोड क्रमागत नहीं होते हैं भी, एंटी नोड भी क्रमागत नहीं होते हैं। दो नोड के बीच में एंटी नोड होता है, एंटी नोड के बीच में नोड होता है भी। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले अपन एक लूप के अंदर कंपन करवा देते हैं, एक लूप में। तो ये आपके पास हो जाएगा नोड नोड, और ये हो जाएगा आपके पास में एंटी नोड। तो ये तो एक लूप हो गया, एक लूप में कंपन। तो एक लूप की लंबाई कितनी होती है आपको पता है कि λ/2, रस्सी की लंबाई कितनी मान के चलिएगा L है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि λ/2 बराबर कितना हो जाएगा L। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ मैं ना, नोड नोड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी λ/2 बराबर कितना हो जाएगा L। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2L। अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है n लैम्डा, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास v बटा लैम्डा। तो v बटा लैम्डा कितना हो जाएगा आपके पास 2L, और इसके बाद में v को अपन 1/2L, और v को अपन क्या लिख सकते हैं अंडर का t बटे म्यू, क्योंकि तनी हुई रस्सी के अंदर अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग है। तनी हुई रस्सी के अंदर जो अनुप्रस्थ तरंग बनती है, उस अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी होती है अंडर का t बटा म्यू होती है। अब यहां पर ये जो तार है कम से कम एक लूप में तो कंपन करेगा, ठीक है ना, और एक लूप में कंपन करेगा। तो इस स्थिति में जो आवृत्ति उत्पन्न होती है इसको अपन बोलते हैं मूल आवृत्ति। तो ये वाली जो आवृत्ति है इसको अपन बोल देते हैं मूल आवृत्ति, यानी इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये बात होगी भी, ये मूल आवृत्ति होगी। और जो मूल आवृत्ति इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं प्रथम सन्नादि। मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक। कोई भी आवृत्ति मूल आवृत्ति की जितने गुणा होती है वो उसी क्रम की सन्नादि होती है। तो ये आवृत्ति खुद मूल आवृत्ति का कितना गुणा होगी? एक गुणा होगी, तो इसको अपन बोलेंगे प्रथम सन्नादि। इसके बाद में से दो लूप में अगर तार है वो कंपन कर रहा है, कैसे कर सकता है? ये आपके पास है दर्द आधार, ये दर्द आधार हो गया, ये वही आपके पास L लंबाई का तार है। दो लूप बना देते हैं इसके अंदर अपन। तो दो लूप कैसे बनाएंगे? देखो, एक तो ये लूप बन जाएगा, एक ये लूप बन जाएगा। यहां पर ये क्या बन जाएगा आपके पास? नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। नोड से नोड λ/2, नोड से नोड λ/2। वैसे भी एक लूप की लंबाई कितनी होती है? λ/2। तो दो लूप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 λ/2। तो तार की लंबाई कितनी है आपके पास? L है। तो L बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 2 λ/2। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 2L/2। अपन जानते हैं n बराबर क्या होता है? v बटा लैम्डा। तो v बटा लैम्डा, लैम्डा कितना हो जाएगा आपके पास? 2L/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 2/2L, और v बराबर कितना हो जाएगा? अंडर का t बटा म्यू। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो मूल आवृत्ति वो कितनी थी? v बटा 2L। ये कितना है? 2v बटा 2L। तो ये मूल आवृत्ति का 2 गुना है, और 2 गुना तो इसको अपन बोलेंगे द्वितीय सन्नादि। क्या बोलते हैं? द्वितीय सन्नादि। द्वितीय सन्नादि बन जाएगी भी, यानी सेकंड हार्मोनिक। भाई कोई भी आवृत्ति मूल आवृत्ति का जितने गुणा होती है वो उसी क्रम की सन्नादि होती है। ये 2 गुणा हो गई, तो इसको अपन बोलेंगे द्वितीय सन्नादि बोल देंगे। एक चीज और बताता हूं आपको मैं, मूल आवृत्ति के जस्ट बाद में जो आवृत्ति या स्वर उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं प्रथम अधिस्वरक, यानी फर्स्ट जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रथम अधिस्वरक। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रथम अधिस्वरक, यानी इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ओटी।
ओटी का मतलब क्या होता है अभी, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन हो गया अभी, ठीक है। अब यदि ये जो तार है वो 3 लूप के अंदर कंपन करने लग जाए, तो इस स्थिति में 3 लेमडा बाई 2, तो लेमडा बराबर कितना देगा 12/3, एन बराबर कितना देगा बताऊं, v बटा लेमडा यानी 3v बाई 12। तो इस स्थिति में लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास 12/3, और इस स्थिति में एन बराबर कितना देगा आपके पास में 3v बाई 12 यानी 3/12। v को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट का t बटा म्यू, ठीक है ना। और ये मूल आवर्ती का कितना गुना, 3 गुना, इसको अपन बोलेंगे तृतीय सन्नादी। ये तृतीय सन्नादी होगी। और सुनना ध्यान से देखना, देखो मूल आवर्ती के जस्ट बाद में जो उत्पन्न होता है वो प्रथम अधिस्वरक, और उसके बाद में जो उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं द्वितीय अधिस्वरक। यानी ये सेकंड हाई फ्रीक्वेंसी है, ये द्वितीय उच्च आवर्ती है, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीय अधिस्वरक। द्वितीय अधिस्वरक हो जाएगा अभी। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओटी। इसी प्रकार से मान के इसलिए ये जो तार है ना वो पी लूप बना रहा है। कितने बना रहा है, पी लूप, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, पी लूप बना रहा है। तो पी लूप बना रहा है तो आपके पास में लंबाई एल बराबर कितना देगा, पी लेमडा बाई 2। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास में 2l बाई पी। 3 लूप है तो 2l बाई 3, 5 लूप है तो 2l बाई 5, 10 लूप है तो 2l बाई 10, 100 लूप है तो 12 बाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अपन लेमडा पता कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि n बराबर कितना होता है आपके पास है v बटा लेमडा, तो ये आपके पास समझेगा pv बाई 12। तो इसको अपन बोलेंगे p बाई क्या देगा आपके पास है 12, और v बराबर कितना देगा अंडर रूट का t बटा म्यू। अब मूल आवर्ती कितनी थी आपकी v बटा 12, ये मूल आवर्ती का कितना गुणा है, p गुणा, तो ये कौन सी सन्नादी हो जाएगी, pv सन्नादी हो जाएगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं pv सन्नादी। और आपको पता है कि अधिस्वरक है वो सन्नादी से एक एक पीछे चल रहा है, तो ये कौन सा अधिस्वरक हो जाएगा, p-1 अधिस्वरक हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं p-1 अधिस्वरक, ठीक है भाई, ये चीज होगी। अब अपन देख सकते हैं कि कोई भी 2 दृढ़ सिरों के मध्य स्थित जो रस्सी है या जो तार है, इसकी पहली सन्नादी कितनी थी v बाई 12, दूसरी कितनी थी 2v बाई 12, फिर उसके बाद 3v बाई 12, 4v बाई 12, 5v बाई 12, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें n1 n2 n3 इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा भाई। तो अपन बोल सकते हैं कि n1 n2 n3 बराबर 1:2:3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ये सम व विषम सभी सन्नादियां उत्पन्न करता है भाई। दो दृढ़ सिरों के मध्य तनावा जो तार है वो सम तथा विषम सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न करता है। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे अपन ने फिनिश कर दी। 2 दृढ़ सिरों के मध्य तने हुए तार या रस्सी के अंदर अप्रगामी तरंगे, और वहां पर अपन ने ये पाया कि सभी सम और विषम सभी सन्नादियां उत्पन्न होती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे अपन देखते हैं अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, अभी ऑर्गन पाइप होता है। क्या होता है, ऑर्गन पाइप।
ऑर्गन पाइप। ठीक है भाई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ऑर्गन पाइप का एक तो होता है खुला सिरा भी होता है इसके पास में, यानी ओपन एंड, और एक बंद सिरा भी होता है क्लोज्ड एंड। खुले सिरे पर स्थित माध्यम का कण है वो फ्री होता है वाइब्रेशन करने के लिए, तो इस स्थिति में क्या बनता है, खुले सिरे पर क्या बनता है, एंटीनोड। एंटीनोड बनता है। और बंद सिरे पर स्थित जो माध्यम का कण है वो दोलन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, इस कारण से वहां पर क्या बनता है, नोड बनता है। तो ऑर्गन पाइप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इसको अपन ए लिख देते हैं, ऑर्गन पाइप। ये हो जाएगा आपके पास है खुला ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप। ये आपके पास है ओओपी। ठीक है, अब बात सुनना भी, ये मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। खुला ऑर्गन पाइप, सबसे पहले ये खुला ऑर्गन पाइप है, इसके दोनों सिरे खुले हैं, इसीलिए इसको अपन खुला बोलते हैं। ठीक है ना, तो खुले सिरे, ये भी खुला सिरा, यहां पर क्या बनेगा भाई, एंटीनोड। ये भी खुला सिरा, यहां पर भी क्या बनेगा, एंटीनोड। दो एंटीनोड के बीच में आपको क्या बनाना पड़ेगा, नोड बनाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपकी जो तरंग है वो तरंग कैसी बनने वाली है, देखो ऐसी बनेगी तरंग, ये तरंग बन जाएगी। ऑर्गन पाइप की लंबाई है वो कितनी देगी आपके पास, एल, और ये नोड बन जाएगा। एंटीनोड से एंटीनोड की डिस्टेंस कितनी होती है बताओ, लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 बराबर कितना देगा आपके पास, एल। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास, 12। एन बराबर कितना होता है आपके पास, वी बटा लेमडा, यानी वी बटा क्या हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। तो यहां पर अपन वी को अंडर का टी बटे म्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वी बराबर अंडर का टी बटा म्यू, ये किसका वेग होता है, अनुप्रस्थ तरंग का वेग होता है, और अपन पढ़ रहे अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। ठीक है ना, चूंकि आवृत्ति सबसे पहली बार जनरेट हुई है, इस कारण से इसका अपन बोलते हैं मूल आवृत्ति। तो ये आपके पास बन जाएगी मूल आवृत्ति, और यह आवृत्ति खुद का एक गुना, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं प्रथम सन्नादि। ये प्रथम सन्नादि होगी भी। इसके बाद में से नेक्स्ट, ये वही ऑर्गन पाइप है जिसकी लंबाई कितनी आपके पास, एल है, और यहां पर क्या बनना है भाई, एंटीनोड बनना ही है, यहां पर एंटीनोड बनना ही है। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो एंटीनोड के बाद नोड बन जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंटीनोड बन जाएगा, फिर यहाँ पर नोड बन जाएगा, यहाँ पे एंटीनोड बन जाएगा। तो इस स्थिति में आपकी जो तरंग है उसका प्रारूप कैसा बन जाएगा, एंटीनोड के बाद में क्या बन जाएगा, नोड। नोड के बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, एंटीनोड, ये एंटीनोड, फिर क्या बन जाएगा इस प्रकार से नोड, फिर क्या बन जाएगा, एंटीनोड। एंटीनोड के बाद में नोड, फिर एंटीनोड, फिर उसके बाद नोड, फिर एंटीनोड। एंटीनोड एंटीनोड लेमडा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड लेमडा बाई 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में से 2 लेमडा बाई 2 बराबर एल हो गया। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास, 2l बाई 2। और अपन जानते हैं कि एन बराबर कितना होता है आपके पास में, v बटा लेमडा, तो ये आपके पास 2v बाई 2l हो जाएगा। अब यहां पर ये जो आवृत्ति है
मूल आवर्ती कितनी थी आपके पास v/12, इसका 2 गुना, इसका अंश इसको अपन बोल देंगे द्वितीय सन्नादी। और ध्यान से देखना, देखो मूल आवर्ती के जस्ट बाद में पहली बार ये उत्पन्न हुई है, तो ये पहला आपका उच्च स्वर हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं प्रथम अधिस्वरक। प्रथम अधिस्वरक हो गया। और अगली स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से देखना, देखो ये लंबाई L होगी, तो यहां पर क्या बनना है भाई, एंटी नोड बनना है। फिर उसके बाद में से एंटी नोड के बाद नोड, फिर उसके बाद एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। खुले सिरे पर आपको पता है हमेशा एंटी नोड ही बनता है, तो ये एंटी नोड बन गया। फिर उसके बाद में अगला नोड बन जाएगा, ये लो जी। एंटी नोड के बाद में क्या बन जाएगा, नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड बन गया। तो एंटी नोड λ/2, एंटी नोड λ/2, एंटी नोड λ/2। तो टोटल कितना देगा आपके पास है 3 λ/2 बराबर कितना देगा L। तो लैम्डा बराबर कितना देगा आपके पास है 2L/3। तो n बराबर कितना देगा आपके पास है v/λ। तो v/λ कितना देगा आपके पास है 2L/3 हो जाएगा, 3v/2L हो गया। यहाँ पे इसको कौन सी सन्नादी बोलते हैं भाई, तृतीय सन्नादी, तीसरी सन्नादी होगी। और मूल आवर्ती के बाद में पहली बार तो ये और दूसरी बार ये उत्पन्न हुई, तो इसको अपन बोलते हैं द्वितीय अधिस्वरक। ये आपके पास हो जाएगा द्वितीय अधिस्वरक, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपन देख सकते हैं कि तृतीय सन्नादी, द्वितीय अधिस्वरक, जो अधिस्वरक है वो सन्नादी से एक पीछे चलता है, ठीक है ना। और यहां पर अपन ऐसे बता सकते हैं कि N1 अनुपात N2 अनुपात N3 बराबर 1:2:3। यानी जो आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है, इसके अंदर भी सम तथा विषम सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न होती है भाई, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यानी बंद ऑर्गन पाइप। बंद ऑर्गन पाइप यानी इसको अपन बोलते हैं COP, और खुले ऑर्गन पाइप को अपन क्या बोलते हैं भाई, OOP बोलते हैं। तो बंद ऑर्गन पाइप का एक सिरा खुला और एक सिरा बंद होता है। तो इसका एक सिरा तो क्या होता है, इस प्रकार से खुला, एक सिरा इस प्रकार से बंद होता है। लंबाई इसकी L है। खुले सिरे पर क्या बनाना आपको, एंटी नोड, और बंद सिरे पर आपको बनाना है इस प्रकार से नोड। तो तरंग बहुत सिंपल इस प्रकार की तरंग बन जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4 बराबर कितना देगा L। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना देगा आपके पास है 4L। n बराबर कितना होता है आपके पास में v/λ। तो v/λ को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, तो 4L। तो n बराबर कितना देगा, v/4L हो जाएगा। अब चूंकि आवृत्ति सबसे पहले उत्पन्न होती है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं मूल आवर्ती। क्या बोलते हैं, मूल आवर्ती। तो ये तो आपके पास हो जाएगी मूल आवर्ती, और ये मूल आवर्ती का यानी खुद का एक गुना, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं प्रथम सन्नादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम सन्नादी। फिर अगली स्थिति इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। देखो ये आपके पास कोई भी ऑर्गन पाइप है, और खुले सिरे पर क्या बनेगा, एंटी नोड, बंद सिरे पर क्या बनेगा आपके पास नोड। एंटी नोड के बाद में यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, फिर वापस यहाँ पर नोड बन जाएगा। अगर तरंग का पैटर्न अपन बनाते हैं तो इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो
ये आप देख सकते हैं अभी। तो एंटी नोड के बाद में नोड बना दो, फिर एंटी नोड, और फिर आपके पास नोड बन गया। ये वाली लंबाई एल होगी। तो एंटी नोड से नोड लेमडा बाई 4, नोड से एंटी नोड लेमडा बाई 4, एंटी नोड से नोड लेमडा बाई 4। तो कुल मिलाकर की ये लंबाई आपके पास है कितनी हो जाएगी, 3 लेमडा बाई 4। तो इसको अपन बोल सकते हैं 3 लेमडा बाई 4 बराबर कितना देगा, एल। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास है, 4 L बाई 3 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। कितना देगा, 4 L बाई 3। इसके बाद में n बराबर कितना होता है, v बटा लेमडा। तो v बटा लेमडा को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 4 L बाई 3। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3v बाई 4L। देखो यहाँ पर भी मैंने v को अंडरूट का t बटा म्यू से, और यहाँ पर भी अंडरूट का t बटा म्यू से रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि v बराबर अंडरूट का t बटा म्यू, ये तो अनुप्रस्थ तरंगों का वेग होता है, और अपन पढ़ रहे हैं अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, ध्वनि तरंगों के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर v बराबर अंडरूट का t बटा म्यू वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा भाई। ओके, तो अब देखो ध्यान से, आपकी मूल आवृत्ति कितनी थी, v बाई 4L, और ये वाली आवृत्ति मूल आवृत्ति का कितना गुना है बताओ, 3 गुना। तो इसको अपन कौन सी सन्नादि बोल देंगे, तीसरी सन्नादि, तरती सन्नादि। तो नाम हो जाएगा इसका तरती सन्नादि। और मूल आवृत्ति के बाद में सबसे पहला उच्च स्वर आपको यही प्राप्त होता है, पहली हाई फ्रीक्वेंसी आपको यही प्राप्त होती थी। इसको अपन बोलते हैं प्रथम अधिस्वरक। ये आपके पास में प्रथम अधिस्वरक हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अगली स्थिति अपन डिस्कस करते हैं। तो अगली स्थिति में देखो ध्यान से, ये आपका ऑर्गन पाइप है, खुला सिरा है, यहाँ पे एंटी नोड बनाना ही बनाना है, बंद सिरे पर आपको नोड बनाना ही बनाना है, कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो एंटी नोड के बाद में यहाँ पे नोड बना देना, यहाँ पे एंटी नोड बना देना, यहाँ पर नोड बना देना, यहाँ पर एंटी नोड बना देना, यहाँ पर नोड बना देना। एंटी नोड के बाद नोड, फिर एंटी नोड, फिर यहाँ पर नोड बनाना आपको, फिर यहाँ पर क्या बनाना है, एंटी नोड, फिर यहाँ पर आपको वापस नोड बनाना बेटा। तो लिख देता हूँ मैं सबको, नोड, फिर एंटी नोड, फिर एन, फिर ए, और फिर एन। और यहाँ पर ये वाली लंबाई कितनी देगी आपके पास में, एल हो जाएगी। एंटी नोड से नोड लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4। तो कुल मिलाकर की डिस्टेंस कितना देगी, 5 लेमडा बाई 4। इसको अपन लिख सकते हैं 5 लेमडा बाई 4 बराबर एल। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास, 4L अपॉन 5। तो यहाँ से n बराबर कितना देगा, v बटा लेमडा। तो इसको अपन बोलेंगे 5v अपॉन क्या देगा आपके पास है, 4L। मूल आवर्ती कितनी थी बताओ, v बटा 4L। ये इसका 3 गुना और ये इसका 5 गुना। तो ये कौन सी सन्नादि हो जाएगी, 5वीं सन्नादि। कब से बता रहा हूं आपको मैं कि कोई भी आवर्ती मूल आवर्ती का जितने गुणा होती है वो उसी क्रम की सन्नादि होती है। तो इसको अपन बोलेंगे 5वीं सन्नादि। 5वीं सन्नादि। और ध्यान से देखना, देखो ये मूल आवर्ती के बाद में पहली बार ये और दूसरी बार ये, तो इसको अपन बोलेंगे द्वितीय अधिस्वरक। द्वितीय अधिस्वरक, ठीक है ना। अब अपन देख सकते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए N1 अनुपात N2 अनुपात N3 बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 5 आ रहा है। इसका मतलब केवल जो समसन्नादियां हैं वो ही यहाँ पे उत्पन्न हो रही है भी, केवल जो समसन्नादियां वो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो ध्यान से देखना, देखो आपका जो ओपन ऑर्गन पाइप था वो सम तथा विषम सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न कर रहा था, और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये केवल और केवल विषम सन्नादियां उत्पन्न होती। क्या लिख दिया मैंने, केवल विषम यार, केवल
विषम सन्नादियां उत्पन्न करता है अभी। तो आपका जो ओपन ऑर्गन पाइप था वो तो क्या कर रहा था अभी, वो तो सम तथा विषम सभी सन्नादियां उत्पन्न कर रहा था, और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये केवल और केवल विषम सन्नादियां उत्पन्न करता है। यानी उत्पन्न होने वाली जो आवृत्ति है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस अनुपात में आपको प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब वहां पे ओपन ऑर्गन पाइप के केस की अगर अपन बात करें तो वहां पर जो अधिस्वरक है वो सन्नादि से एक पीछे चल रहा था। तो अपन बोलते अगर 100वीं सन्नादि इसका मतलब 99वां अधिस्वरक, 50वीं सन्नादि मतलब 49वां अधिस्वरक। बट यहां पे ध्यान से देखना, देखो अलग केस से भी यहां पे क्या है, जैसे आपको बोल दिया कि 5वां अधिस्वरक, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 यानी 11वीं सन्नादि हो जाएगी। अगर आपको बोल दिया मान के चलेगा 15वां अधिस्वरक, तो 15 इंटू 2 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 31वीं सन्नादि हो जाएगी भी। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। अगर आपको बोल दिया मान के चलेगा 45वीं सन्नादि, तो 45 माइनस 1 कितना होता है 44, और 44 बटे 2 कितना होता है 22, तो 22वां अधिस्वरक हो जाएगा अभी। तो इस प्रकार से सन्नादि और अधिस्वरक के बीच में रिलेशन यहां से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यानी बंद ऑर्गन पाइप है वो भी फिनिश होता है, करें इसको नोट। हाँ भाई, तो ध्यान से देखना, देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगे, इसके बाद में अपन ने अनुदीर्घ अपरगामी तरंगे पढ़ा, और अनुदीर्घ अपरगामी तरंगों के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा ऑर्गन पाइप जिसके अंदर सीओपी और ओओपी यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप याद कर सकते हैं इन बातों को कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसकी मूल आवृत्ति कितनी थी V/12, फिर कितना था 2V/12, 3V/12, 4V/12 ऐसे चलता है। यानी इसके अंदर सम तथा विषम सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से आपके पास में जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसकी मूल आवृत्ति होती है V/4L, फिर 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L। यानी इसके अंदर केवल और केवल जो विषम सन्नादियां हैं वही उत्पन्न होती है अभी। अब इसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं बी, और इसके अंदर ऑर्गन पाइप के बाद में अगला है अनुनाद नली। अनुनाद नली बोले तो रेजोनेंस ट्यूब, अनुनाद नली। तो ध्यान से देखना, देखो अनुनाद नली क्या होती है। एक्चुअली ये एक प्रकार का सीओपी होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, बट इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, परिवर्ती होती है। यानी परिवर्ती लंबाई की अनुनाद नली इसको अपन बोल सकते हैं अभी। तो ये आपके पास हो जाएगी परिवर्ती लंबाई की सीओपी। अब इसकी जो लंबाई है वो परिवर्ती कैसे होती है भाई, इसके अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। तो जल स्तंभ है उसकी लंबाई को परिवर्तित करके अपन वायु स्तंभ की लंबाई को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे है। जल स्तंभ की लंबाई को परिवर्तित करके वायु स्तंभ की लंबाई को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अब सुनना भाई, यानी ऊपर वाला सिरा इसका क्या होता है खुला, और नीचे वाला सिरा क्या होता है बंद। बंद सिरे की स्थिति पर अगर जब नोड बन जाता है, बंद सिरा किससे बंद किया अपन ने, पानी की सतह, नीचे पानी भरा हुआ है, तो पानी की जो सतह है वो बंद सिरे की तरफ बिहेव करती है भी। तो पानी की सतह पर जब क्या बन जाता है भाई, नोड बन जाता है, तो इस स्थिति में अपने को अधिकतम तीव्रता की ध्वनि सुनने को मिलती है, और इस स्थिति को अपन बोलते हैं अनुनाद। तो बंद सिरे या पानी की सतह पर नोड बनता है तो
उच्च तीव्रता की ध्वनि सुनाई पड़ती है और इसको अपन बोलते हैं अनुनाद। यानी क्या हो गया आपके पास, रेजोनेंस हो गया अभी। अब अपन देखते हैं देवदान से सबसे पहले कि आपके पास है क्या हो जाएगी देवदान से अनुनाद नली। यहां पर अपन क्या करते हैं, एक सुरित्र है और ये सुरित्र एन आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है भी, एन है, एन आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इसको अपन क्या करते हैं भी, प्ले करते हैं, इसको अपन बजाते हैं। तो ये क्या करता है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है और ये ध्वनि तरंगे इसके अंदर जाती है। इसके अंदर पानी भरा होता है, पानी की सतह से टकराती है, परावर्तित होती है। तो आपतित और परावर्तित दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है और इसके अंदर अपरगामी तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब पहले पूरा पानी से भरा हुआ है, पानी को कम करते हैं। पानी को कम करते करते जब पानी का स्तंभ यहाँ तक पहुँचता है, यानी जब इसको इतना खाली किया जाता है, तो इस स्थिति में आपको पहला अनुनाद देखने को मिलता है भी। क्योंकि इस स्थिति में यहां पर क्या बनता है भी, एंटी नोड, और यहां पर क्या बनता है, नोड बनता है। तो इसके अंदर एंटी नोड से नोड इस प्रकार की तरंग बनती है। और ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में, L1। ये पहला अनुनाद हो गया। तो यहाँ पे एंटी नोड से नेटिक नोड की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4 बराबर कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे L1 बराबर λ/4 हो जाएगा अभी। अगली स्थिति में बात करता हूं मैं देवदान से। देखो पहला अनुनाद कहां पर मिला था आपको देवदान से, यहां पे। दूसरा अनुनाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर। तो ये पानी की मात्रा और कम कर दिया आपने, तो वायु स्तंभ की लंबाई बढ़ गई। तो यहां पर क्या बनता है अभी, एंटी नोड, यहां पे नोड, यहां पर एंटी नोड और यहां पर नोड हो गया। एंटी नोड के बाद में यहां पर क्या आपके पास है, नोड, एंटी नोड, और फिर यहां पर नोड बन गया। यहां से लेकर के यहां तक ये जो लंबाई है ये L2 हो जाएगी। ये दूसरा अनुनाद हो गया। तो यहां पर आपके पास L2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, एंटी नोड नोड λ/4, फिर λ/4, फिर λ/4। तो ये आपके पास 3 λ/4 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरी अनुनादी लंबाई है वो कितना हो जाएगी, 5 λ/4, और चौथी अनुनादी लंबाई है वो कितना हो जाएगी आपके पास है, 7 λ/4। वही आपने यहाँ पे सूर्यतर लगा रखा है एन आवृत्ति का। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं अभी, L2 में से L1 को माइनस करते हैं। तो L2 में से L1 को माइनस करेंगे तो 3 λ/4 माइनस λ/4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, λ/2। तो यहां से आपके पास है λ बराबर 2, L2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास L1। ध्वनि का वेग v बराबर कितना होता है आपके पास, n इंटू लेमडा। तो 2n L2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास L1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अभी ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो जो अनुनाद नली रेजोनेंस ट्यूब है, इसकी सहायता से ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे, n तो क्या होती है, सूर्यतर की आवृत्ति होती है। ये एक डिवाइस होती है जो निश्चित आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है और इसकी आवृत्ति अपने को मालूम होती है, इस पे लिखी होती है। तो n तो अपन जानते हैं, L1 और L2 इस अनुनाद नली पर यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है। उस रीडिंग्स को पढ़ करके आप L1 और L2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो भाई। ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। और इसके बाद में v बराबर क्या होता है, n लेमडा बराबर 2n L2 माइनस L1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं अभी,
ध्वनि का वेग है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, बट कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो भी काफ़ी लेंदी है। तो सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अपने को टाइम के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए अपन अनुनाद नली के बाद में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है शिरा संशोधन। छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में लेक्चर एंड कर दूंगा मैं। शिरा संशोधन बोले तो एंड करेक्शन। तो सुनना ध्यान से, देखना। देखो क्या होता है कि अपन अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि खुले सिरे की स्थिति पर क्या बनता है भाई, एंटीनोड बनता है। जबकि वास्तविकता यह है कि एंटीनोड ठीक खुले सिरे की स्थिति पर नहीं बन करके थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है। ठीक है ना। तो खुले सिरे से एंटीनोड का जो विस्थापन है, एंटीनोड की जो डिस्टेंस है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं भाई, शिरा संशोधन बोलते हैं। और ऐसा किसकी वजह से होता है भाई, जड़त्व की वजह से होता है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अपन बात करते हैं कि जड़त्व के कारण जो आपका एंटीनोड है वो एंटीनोड है ना, वो ठीक ओपन एंड पर नहीं बन पाता है। यानी एंटीनोड होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो आपका खुला सिरा है, ओपन एंड है, से एंटीनोड का जो विस्थापन है उसको ही अपन बोलते हैं शिरा संशोधन। इसको ही अपन क्या लिखते हैं अभी, ई लिखते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर आपके पास जो एंड करेक्शन ई होता है, ये उस ट्यूब के व्यास का तो 0.3 गुना होता है, और उसकी त्रिज्या का कितना होता है आपके पास है, 0.6 गुना होता है। तो यहां पर आपके पास है डी बराबर कितना होता है आपके पास है, 2r होता है। आप जानते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। अब दो से अपन बात करते हैं, सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप, तो ये दो से आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप बना देता हूं यहां पर मैं। ये ओपन ऑर्गन पाइप, ये ठीक खुला सिरा, ये भी ठीक खुला सिरा। तो एंटीनोड होता है ठीक खुले सिरे पर नहीं बनकर के थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है, और ये वाला जो एंटीनोड है ये भी ठीक खुले सिरे से थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है। तो यहां पे दो से एंटीनोड है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ मैंने बना दिया है, अब देखना ध्यान से। देखो ऑर्गन पाइप की जो लंबाई है वो तो कितने दी गई आपके पास, एल। ये एंटीनोड हो गया, ये नोड हो गया, ये आपके पास एंटीनोड हो गया। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। इसको भी अपन ई बोलते हैं। तो एल प्लस ई प्लस ई, तो एल प्लस 2ई बन जाएगा। और एंटीनोड से एंटीनोड की डिस्टेंस कितनी होती है बताओ, λ/2 होती है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि λ/2 बराबर क्या देगा आपके पास, एल प्लस 2ई। तो यहां से लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास, 2 इंटू क्या देगा, एल प्लस 2ई। तो इसकी मूल आवर्ती एन बराबर कितना होता है, वी बटा लेमडा, और लेमडा को लिख देंगे 2 इंटू एल प्लस क्या देगा आपके पास है, 2ई बन जाएगा। अभी ये आपके पास मूल आवर्ती हो जाएगी। ये बात होगी भी। तो ध्यान से देखना। देखो अब तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए एन बराबर कितना होता है, v/2l होता है। बट यहां पर एल में आपको 2e और ऐड करना पड़ेगा। कैसे,
क्योंकि इसके दोनों सिरों पर आपने एंड करेक्शन अप्लाई किया है, सिरा संशोधन आपने अप्लाई किया भी। अगर किसी भी क्वेश्चन में एंड करेक्शन की बात नहीं करे तब तो आपको एंड करेक्शन को 0 मान के चलना है, बट या तो उसकी त्रिज्या, उसका व्यास आपको दे दिया, या आपको ऐसे बोल दिया कि सिरा संशोधन को नगण्य नहीं मानना है, तो इस स्थिति में आपको ये लिखना भी। और अगली आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2v बन जाएगा यहाँ पे, फिर 3v बन जाएगा, ऐसे चलता जाएगा भी, ठीक है ना। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, सीओपी। सीओपी की बात करते हैं एंड करेक्शन के साथ में। तो ये आपके पास है क्या बन जाएगी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और इसके बाद देदांश है, ये आपके पास है क्या बन जाएगा, एंटी नोड। ये क्या देगा, सॉरी यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास नोड, या खुला सिरा, खुले सिरे से एंटी नोड थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाना आपको। लंबाई इसकी कितनी है, एल है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ई हो जाएगी। तो नोड एंटी नोड बना देंगे यहाँ पे अपन। तो इस प्रकार की तरंग बन जाएगी, देखिएगा इस प्रकार की तरंग बन जाएगी। तो यहाँ पर द्योदांश है एल प्लस ई, एंटी नोड से नोड कितना होता है, लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 4 बराबर कितना होता है आपके पास, एल प्लस ई। तो यहाँ से आपके पास है लेमडा बराबर कितना होता है आपके पास है 4 इंटू एल प्लस ई। तो यहाँ से आपके पास एन बराबर कितना होता है, वी बाई लेमडा। तो लेमडा कितना देगा आपके पास है 4 इंटू क्या होता है आपके पास एल प्लस ई। ये बात होगी भी। तो एन बराबर कितना देगा, वी बटे 4 एल प्लस ई बन जाएगा। और अगली आवृत्ति आप जानती हैं 3v बाई 4 इंटू एल प्लस ई, 5v बाई 4 इंटू एल प्लस ई। अब यहाँ पर एल के साथ में ई आ रहा है, अभी एल प्लस ई आ रहा है, वहां पे 2e आ रहा था, क्योंकि वहां पे अपन 2 सिरों पे एंड करेक्शन अप्लाई कर रहे थे, जबकि यहाँ पर अपन एक ही सिरे पर एंड करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। और इसके बाद अपन बात करते हैं रेजोनेंस ट्यूब यानी अनुनाद नली, आरटी। तो अनुनाद नली के अंदर द्योदांश है, पहली स्थिति में बात करते हैं पहला अनुनाद। तो पहला अनुनाद द्योदांश से ये रहा, पानी यहां तक बराबर है, और यहां तक पानी बराबर है। ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, L1। L1 हो गया। अब ये आपके पास एंटी, ये खुला सिरा होगा, यहाँ पर एंटी नोड बनाना है, एंटी नोड यहाँ पर आपको नोड बनाना है। इस प्रकार की तरंग बन जाएगी। ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया। तो बात सुना अभी, एंटी नोड से नोड की डिस्टेंस कितनी होती है, लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 4 बराबर कितना होता है आपके पास, L1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास E। और इसी प्रकार से दूसरे अनुनाद की अगर अपन बात करते हैं, तो दूसरे अनुनाद के लिए पहला अनुनाद यहां पे मिल रहा है, तो दूसरा अनुनाद आपको यहां पर मिल जाएगा। ये नीचे पानी बराबर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखो ध्यान से, ये आपके पास है खुला सिरा, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाना है। तो इस प्रकार से ये एंटी नोड बन जाएगा। ये नोड, फिर एंटी नोड, ये फिर आपके पास नोड बन गया। यहां से लेकर के यहां तक ही ये वाली जो लंबाई है, इसको अपन L2 बोल देंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, E बोल देंगे। एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, और ये आपके पास है नोड। तो L2 प्लस E बराबर कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, L2 प्लस E। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, E को भी इधर की तरफ लिख देता हूं, ये आपके पास E हो गया। ये अपने पास में कितना हो जाएगा अभी, 3 लेमडा बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, L2 प्लस में E हो जाएगा। अब यदि अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 बराबर L2 माइनस L1 आ जाएगा, E से E कट ही जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, L2 माइनस क्या देगा आपके पास, L1। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास, 2, L2 माइनस क्या देगा, L1 आ जाएगा। और V बराबर कितना होता है आपके पास, N लेमडा। तो 2N
L2 माइनस L1 आ गया भी। तो ये आपके पास है ध्वनि का वेग का फॉर्मूला आ गया। पहले भी अपन ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था जब अपन ने एंड करेक्शन उसको कंसीडर नहीं किया था। तो यदि एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं करते हो तो भी आपको ध्वनि का वेग का फॉर्मूला यही प्राप्त होता है, और एंड करेक्शन को यदि आप कंसीडर करते हैं तो भी ध्वनि के वेग का फॉर्मूला यही प्राप्त होता है। यानी ध्वनि के वेग के फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है अभी। अब ये जो एंड करेक्शन है इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। कैसे फाइंड आउट करता हूँ ध्यान से, ये आपके पास जो λ/4 है इसको मैं इस λ/4 की जगह पुट करने वाला हूँ। तो क्या बन जाएगा आपके पास λ/4 बराबर कितना हो जाएगा L1 प्लस ई। तो इसको अपन बोलेंगे 3L1 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 3E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास L2 प्लस ई। इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो 3E माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2E, और 2E बराबर कितना हो जाएगा L2 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 3L1। तो यहाँ से आपके पास E बराबर L2 माइनस क्या होता है आपके पास 3L1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और E बराबर कितना होता है आपके पास 0.6 इंटू R। तो अगर किसी भी रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अनुनाद नली प्रयोग में आपको पहली अनुनादी लंबाई दे रखी है, दूसरी अनुनादी लंबाई दे रखी है, तो यहां से आप E भी निकाल सकते हैं और यहां से आप मतलब जो R है अनुनाद नली की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से देखना, देखो अप्रगामी तरंगों में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अप्रगामी तरंगें होती क्या है, कैसे बनती है, नोड एंटी नोड, ये सारी सारी जानकारी मैंने आपको दी। फिर उसके बाद में इसका जो गणितीय विश्लेषण है अप्रगामी तरंगों का वो मैंने आपको समझाया कि सघन माध्यम और विरल माध्यम से परावर्तन से किस प्रकार से अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है वो मैंने आपको बताया। दो दृढ़ आधारों के मध्य कसी हुई जो डोरी है या रस्सी है या तार है इसके अंदर उत्पन्न अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें अपन ने डिस्कस की। और फिर उसके बाद में ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप और अनुनाद नली, इसके अंदर अपन ने अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें डिस्कस की। ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने आपको जो एंड करेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीटली करवा दिया है। और आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से बिल्कुल एकदम जी जान से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें।